मछली मारे कि नहीं कभी? मेरा मन हमेशा किया, हाँ कभी कभी जरूर, बगल में तालाब था गांव में, हाँ। तो चले जाते थे शाम के टाइम, हाँ, हाँ। तो कभी कभी जरूर। बचपन में तो बहुत कुटाई होता था। अच्छा। कुछ गलती हुए तरातर तरातर। अच्छा। बचपन में हम काफी शांत थे, स्वभाव शालीन था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। तो सब प्यार से हमको गांधी बाबा बुलाने लगे, जितने रिश्तेदार लोग थे। तो उसी से मेरा टाइटल गांधी पड़ गया कि चलो इसका नाम गांधी ही डाल देंगे टाइटल में। मेरा तो लिट्टी चोखा तो भाई फेवरेट है। इसके अलावा और घर की जो खिचड़ी बनती है, हाँ। खिचड़ी और दही मिलाइए, हाँ। और मस्त अचार के साथ खाइए, लाजवाब, मजा आ जाएगा। तो जैसे पीडीएफ खोले, मेरा पहले पेज पे नाम दिख गया। पहले बात तो उस टाइम हम काफी रोने लगे, भावुक पल था वो। दिनचर्या आपकी क्या रहती थी? जी, हम तो समझिए कि रात में जगने वाले उल्लू टाइप के थे। अच्छा। क्योंकि दिन में थोड़ा होता है ना शोर शराबा, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मुह मीडिया। आज हमारे साथ हैं समस्तीपुर से यूपीएससी 2021 में 10th रैंक लाने वाले सत्यम गांधी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे यूपीएससी की तैयारी हुई और क्या कुछ रहा तमाम पूरा 1 साल या 2 साल, जितने साल उन्होंने प्रिपरेशन किया। आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो ये बताइए कि परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, हम जैसे बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हाँ। समस्तीपुर और दिघरा गांव है मेरा, हाँ। पूसा ब्लॉक में। तो वहीं से सारी एजुकेशन हुआ है मेरा, केंद्रीय विद्यालय आर्य पूसा से। हाँ। और हमारे परिवार में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरे दादाजी और मेरा एक छोटा भाई है। हाँ। हाँ। तो पिताजी तो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वहीं पे एक विश्वविद्यालय है उसी में। माताजी हाउसवाइफ है। अच्छा। मेरा 1 साल छोटा भाई है जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, और मेरे दादाजी हैं जो 95 वर्ष के हैं अभी। अच्छा। जी जी। 95 वर्ष के मतलब दादाजी होना इससे रियली मतलब सौभाग्य की बात स्वभाव है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। हम तो उनको भगवान ट्रीट करते हैं कि हमारे घर में भगवान जी भी हैं। अच्छा। दादी? दादी नहीं है, दादी 10 साल पहले गुजर चुकी हैं। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई कैसे आपकी शुरू हुई? पढ़ाई लिखाई तो हम वही गांव से ही किए हैं, वहीं पे जो केंद्रीय विद्यालय था। अच्छा। तो मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ हमको एडमिशन मिल गया क्लास 1 में। तो हम वहीं से अप डाउन करते थे, केंद्रीय विद्यालय से ही क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़े हैं। अच्छा। 10th भी, मैट्रिक भी वहीं, इंटरमीडिएट भी वहीं किए हैं। अच्छा। और 10th में मेरा 10 CGPA था। 12th में भी हम स्कूल टॉपर रहे थे। अच्छा। और फिर वहाँ से हम 12th करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की। 12th में क्या सब्जेक्ट लिए थे? 12th में मेरा फिजिक्स था, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अच्छा, कंप्यूटर मतलब साइंस। बिहार का जो इंजीनियरिंग हाँ, वो होता है ना कि इंजीनियर बनना है बेटा, हाँ। तो वो वाला सिस्टम था। लेकिन उसके बाद हम सोच लिए कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, जेई वगैरह। हाँ। हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। अच्छा। तो बीए ऑनर्स किए हैं पॉलिटिकल साइंस में, दयाल सिंह कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अच्छा। और पिछले साल ही ग्रेजुएट हाँ। हुए। जी। ये बताइए कि जब बचपन में जब पढ़ रहे थे स्कूल में, तो कब ये सपना जगा कि नहीं यूपीएससी करना है? अब ऐसा है कि मेरे दादाजी जो हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे उस जमाने के हिसाब से। तो वो डेली अखबार पढ़ते थे, और हम उनके बगल में बैठ जाते थे, तो वो एक पन्ना हमको भी दे देते, लो बेटा तुम ही पढ़ो। तो जब अखबार पढ़ते थे तो उसमें लिखा आता था डीएम ने ये कर दिया, कलेक्टर ने ये कर दिया। तो उस टाइम ख्याल आता ये होता क्या है। फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, मैच्योर हुए, तब समझ में आया कि ये एक चीज़ है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। और फिर फर्स्ट ईयर में एक हम इंटर्नशिप किए रांची प्रशासन के साथ, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली कि यही चीज़ है जो करना है, उसके अलावा और कुछ मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज में आके सपना जो है दृढ़ रूप ले लिया। और तीसरे वर्ष से मैंने एकदम तैयारी सीरियस तौर पे चालू कर दी। अच्छा। बचपन की कोई घटना बताइए जो यादगार हो। घटना तो बहुत सारी है। हमको याद है जब क्लास 1, 2, 3 में थे, तो मेरे पापा साइकिल से हमको पहुंचाते थे। तो आगे डंडा होता है ना, तो उस पर तौलिया लपेट लेते थे। अच्छा। तो मेरे छोटे भाई को आगे बैठाते थे, हमको पीछे बैठाते थे। बैठते कैरियर पे नहीं, डंडे पे। अच्छा। कैरियर उस टाइम में नहीं होता था, कैरियर तो बाद में आया। अच्छा। तो कैरियर पे मतलब आगे, अच्छा, हाँ, जो डंडा आगे होता है उस पे। अच्छा, छोटा भाई आगे और पीछे। हाँ, उसी पे मोटा तौलिया बांध लेते थे। और फिर हमको ले जाते थे स्कूल। उसके बाद हमको याद है स्लेट से लिखना, मतलब मेरा पूरा गांव में गुजरा है, तो जड़ी बूटी से मिटाना स्लेट को। तो ये सब चीज़ें यादगार है बहुत सारी। गांव में उधर समस्तीपुर में बाढ़ आता है जी, मछली मारे कि नहीं कभी? अब मछली तो मारने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि उस टाइप का हमको नहीं मिला परिवेश की मछली मारे जाके। अच्छा। मेरा मन हमेशा किया, हाँ कभी कभी जरूर, बगल में तालाब था गाँव में, तो चले जाते थे शाम के टाइम। तो कभी कभी तो जरूर। मार किससे खाए, मम्मी से या पापा से? मार के लिए या कोई गलती जो किए थे?
देखिए ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा मारते नहीं है मुझे, भले डांट लें हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं है कि थप्पड़ ऊपर चलेंगे। हाँ बचपन में तो बहुत नहीं, पिटाई, बचपन में, अभी नहीं। अरे बचपन में तो बहुत कुटाई होता था। अच्छा। कुछ गलती हुए तरातर तरातर। अच्छा, तो और कौन पीटता कौन ज्यादा था? अब इतना तो नहीं, मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों भी जितना हो सके वो कम पीटते थे, लेकिन अब दोनों में बराबर तो हो ही सकता है, बता नहीं सकते हैं कि कौन। अच्छा। जी, लेकिन हाँ बाद में आने के बाद पीटना उठना सब बंद, मैच्योर। दादाजी बचाते थे? दादाजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। हमको याद है जब मेरे दादाजी, आज से 10 साल पहले की बात है, जब हम क्लास 1 2 3 ऐसे में होंगे, तो बोरा होता है ना गांव में, वो बिछाते थे दादाजी के बगल में। हाँ। और पूरा टोला का बच्चा वहाँ पे पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे गलती हुआ तब तो भाई कुटाई होनी है। अच्छा। तो ये सब चीज़ हमको अभी भी याद है। दादाजी का दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, पढ़ाई लिखाई को लेके, हाँ। बच्चे के परिवेश को लेके, इन सब चीज़ को लेके, और उन्हीं का शायद कंट्रीब्यूशन है कि आज यहाँ तक पहुँचे। ये बताइए, दादाजी प्यार कैसे जताते थे? मान लीजिए कोई अच्छा आप काम किए, गणित का कोई सवाल आपको दिया गया और आप बना देते थे, क्योंकि बिहार में ऐसा होता है कि आपको कोई गणित का सवाल गांव के लोगों के बीच में दिया गया और आप उसको बना दिए, नहीं बनाए तो फिर कुटाई तो खूब, कुटाई तो पक्का हाँ है। पक्का है। अगर बना दिए तो प्रोत्साहन कैसे देते थे दादाजी? वो ऐसा होता है कि उस टाइम के ज़माने में जो है ना, आइसक्रीम बेचने वाला आता था डमरू बजाते हुए। हाँ तो मलाई कुल्फी, आइसक्रीम। तो कभी कभी आया तो हम लोग रुकवा लेते थे, दादाजी रोक लेते थे कि एगो एगो सबको मिलेगा। अच्छा। तो जो सॉल्व करता था सवाल, तो उसको एक एक कुल्फी मिलता था, मलाई मिलता था। अच्छा। तो इसी तरीके से हुआ। और कभी कभी वो जब बहुत खुश होते थे तो लिट्टी लाने के लिए पैसा देते थे। अच्छा। कि जाओ बेटा चौक पर से लिट्टी ले आओ। अच्छा। तो लिट्टी और चोखा खाते थे हम लोग बैठ के एकदम। अच्छा। बाबा के सामने। अच्छा। तो ऐसे ही प्रोत्साहन इसी तरीके से मिला है। और कुटाई तो बिल्कुल होती ही। बाबा आपके दादा जो हैं 95 साल के हैं। जी जी। तो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे होंगे? जी, वो अपना घटना बताते हैं बहुत सारी कि एक बार अंग्रेज लोग आ गए थे तो अपना पोटली लेके गांव में छुप गए थे। अंग्रेज लोग बहुत खोजा लेकिन वो मिले नहीं। अच्छा। उसके बाद वो भी बताते कि 12 साल की उम्र में, ऐसे ही कुछ साल की उम्र में, वो गांधी जी जब आए थे बिहार तो उनको देखने के लिए घर से भाग गए थे। अच्छा। कई दिन तक घर से गायब रहे गांधी जी को देखने के लिए। हाँ। तो ये सब कहानी अभी भी दादाजी बताते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेके आपका नाम गांधी रखा गया? गांधी नाम रखने का थोड़ा अलग स्टोरी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा या दादाजी का नाम गांधी नहीं है टाइटल में। हाँ। ऐसा था कि बचपन में हम काफ़ी शांत थे, स्वभाव शालीन था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। तो सब प्यार से हमको गांधी बाबा बुलाने लगे, जितने रिश्तेदार लोग थे। तो उसी से मेरा टाइटल गांधी पड़ गया कि चलो इसका नाम गांधी ही डाल देंगे टाइटल में। अच्छा। तो उसी से सत्यम गांधी मेरा टाइटल हो गया। जी। नहीं, वैसे जनरली तो गांधी परिवार का ही नाम है, हाँ, रख ही रहे। जी जी जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने गांधी जी का टाइटल अपनाया। जी जी। तो ये तो है। अगला आपसे हम ये जानना चाहेंगे, बिहार में लिट्टी चोखा हो गया, ठीक है, ढकनेसर हो गया, पीठा हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों की ग्रामीण परिवेश में बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या पसंदीदा खाना रहा है? मेरा तो लिट्टी चोखा तो भाई फेवरेट है। इसके अलावा और घर की जो खिचड़ी बनती है, हाँ, खिचड़ी और दही मिलाइए, हाँ, और मस्त अचार के साथ खाइए, लाजवाब, मजा आ जाएगा। उसके ऊपर ये पिज्जा सैंडविच तो इधर का कल्चर है। मतलब ये भी ठीक है, हम खराब नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो खिचड़ी दही अचार पापड़ का मजा कहीं नहीं आ सकता है। नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपके यहाँ समस्तीपुर में जी मटन भी बनता है? जी जी। हाँ, तो चलता है? आज तक तो हम कभी मटन नहीं खाए हैं। क्या है? ऐसे ही मेरे घर में कोई नहीं खाता है नॉनवेज। अच्छा। हाँ, चिकन कभी कभी। पापा, मेरे मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा हैं थोड़े से कि चलो बेटा खा लो। अच्छा। तो कभी कभी चिकन हो जाता है, लेकिन मटन कभी नहीं खाए। अच्छा। नहीं, ठीक ही है। अब आते हैं इस पे कि यूपीएससी की जो जर्नी शुरू हुई आपकी, जी जी, मेन कि भाई कैसे 10वीं रैंक आया, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब ऐसा था कि मेरा मेंस अच्छा गया था, रिटन इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तो ये उम्मीद था कि कोई ना कोई रैंक आना चाहिए। अब हम तो ये सोच रहे थे, इतना उस टाइम 3 दिन से सोए नहीं थे कि रिजल्ट आने वाला है। सोच रहे थे भाई भगवान जी कोई भी रैंक दे दीजिए ताकि बेरोजगार ना रहे। लेकिन जब हम पीडीएफ खोले तो मेरा प्लान था कि 1 से 100 तक हम एक करके देखेंगे कहाँ है मेरा नाम। नहीं मिला 100 तक तो नाम सर्च करेंगे डायरेक्ट। तो जैसे पीडीएफ खोले मेरा पहले पेज पे नाम दिख गया। पहले बार तो उस टाइम हम काफ़ी रोने लगे, भावुक पल था वो, क्योंकि सपना था मेरा परिवार का, तो वो साकार हुआ। और उसके बाद हम घर पे भी फ़ोन किए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो लोग भी काफ़ी खुश हुए। तो काफ़ी यादगार क्षण है मेरे लिए ये, काफ़ी हमेशा ये याद रहेगा मेरे। तो सबसे पहले जब रिजल्ट देखे जी, तो क्या रिएक्शन था आपका?
रिएक्शन तो पहले हमको विश्वास ही नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ कि क्या ये हो गया। सत्यम गांधी आप ही हैं? हाँ, सत्यम कोई और होगा, फिर रोल नंबर चेक किया, नहीं ये भी तो मेरा रोल नंबर है। अच्छा। फिर हम पीडीएफ हटा दिए, फिर से डाउनलोड किए, कहीं दूसरा पीडीएफ तो नहीं आ गया, लेकिन उसमें मेरा नाम है। तब विश्वास हो गया कि हाँ ये सत्यम गांधी हम ही है। अच्छा। तब थोड़ा उसको समझने में कि सच में रैंक 10 आ गया है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन काफ़ी रोए हुए उस टाइम। लेकिन हाँ, वहाँ पे थे कुछ मेरे दोस्त, उन्होंने छान के रखा। और जो फिर तैयारी अभी कर रहे हैं। जी, और फिर घर पे मैंने बताया इस चीज़ के बारे में। अच्छा। सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले तो हम वही घर का एक ही नंबर है, तो जो उठा ले मम्मी या पापा। तो कौन उठाया नंबर? पापा उठाए थे उस टाइम। अच्छा। तो पापा, वो हम बताए कि ऑल इंडिया में रैंक 10 आया, तो काफ़ी खुश हुए वो। अच्छा। बहुत बधाई उधाई दी कि वाह बेटा वाह। क्या बोले, पहला शब्द क्या निकला उनके मुँह से? जब भी कोई जब हम आप बोले कि पापा 10th रैंक, जी, तो क्या निकला? उनका हमेशा जब भी हम कुछ अच्छा काम करते तो एक लाइन जरूर बोलते हैं, वाह बेटा वाह। अच्छा। तो यही उन्होंने बोला, वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, वाह बेटा वाह। तो ये था। उसके बाद मम्मी भी काफ़ी खुश हुई इस चीज़ को लेके कि चलो यार, नाम कर दिया, एक सपना था तुम्हारा जो तुमने साकार किया। तो हाँ, अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि जैसे कि प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपने जो है 20 में ही ग्रेजुएशन किया और प्रीलिम्स भी 20 में ही हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू काफ़ी लंबा खींच गया। बिल्कुल। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए सोच रहे थे कि हमको 20 में प्रीलिम्स देना है, लेट हुआ जी, 8 अक्टूबर को था जी, तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? क्योंकि जून में जो प्रीलिम्स था 3 जून को था ना, वो शिफ्ट हो गया 8 को, तो उसके बीच क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे कि आपका प्रीलिम्स निकल गया जी, खास करके पेपर GS1? मेरा ये मानना है कि जो प्रीलिम्स का जो पेपर है ना, वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल है और मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट भी है क्लियर करना। तो मेरा जो भी प्रिपरेशन हम मई 2019 में स्टार्ट किए थे, और मेरा प्रीलिम्स था वही मई 2020 में 31 मई को। तो मेरा बहुत सारा ध्यान, मेरा 70% टाइम जो है हम प्रीलिम्स को देते थे, क्योंकि हमको ये किसी कॉस्ट पे निकालना था प्रीलिम्स। तो हम शुरू से ही प्रीलिम्स पे फोकस किए। जो भी स्टैंडर्ड किताब हम लोग पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट का, एक एक किताब को हम 15-15 बार पढ़े, कि इसमें से एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमको याद ना हो। तो रिवीजन पे बहुत ध्यान दिए, सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड रखे, और प्रीलिम्स के पहले बहुत सारा मॉक पेपर सॉल्व किए, 100-120 के आसपास हम। तो GS पेपर 1 की जो तैयारी थी आपकी, उसके लिए कौन कौन से बुक, जो सोर्सेज थे, उस कौन कौन से बुक थे जिसको रेफरेंस के तौर पे आपने यूज किया? जी, हम सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आती है, इंडियन पॉलिटी। मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम पढ़े थे। पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ गए? पूरा स्पेक्ट्रम। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट को छोड़ देना है, काहे कि उसमें वो प्रीलिम्स में नहीं आता है। और अराउंड 650 पेजेस तक है, 1 से लेकर 650 पेजेस। अभी 850 हो गया है। जी हाँ, नए वाले एडिशन में हो गया जी। और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम IAS की एक इकोनॉमिक्स की किताब आती है, वो हम पढ़े थे मार्केट से खरीद के। श्री राम इकोनॉमिक्स की जो स्पाइरल जो आती है, हाँ, स्पाइरल वाले जो बैंड प्रिंटेड जो, हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 वो वाली मैंने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स। उसको जितने भी किताबें हैं सबको कम से कम 10 बार पढ़े थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद आ गए हम इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट में हम पढ़े थे शंकर IAS की इन्वायरमेंट की किताब आती है, वो पढ़े थे। उसके बाद हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे, तो उसके लिए एक RS शर्मा की आती है ओल्ड NCERT किताब, वो पढ़े थे। मिडिवल NCERT के लिए सतीश चंद्रा की ओल्ड NCERT किताब आती है, वो पढ़े थे। उसके बाद हम बताते तो ज्योग्राफी के लिए क्लास 11-12 के NCERT पढ़े थे, और एक GC लियोंग आता है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का, जी, उसको हम पढ़े थे। ICSE बोर्ड वाली? हाँ, वो ग्रीन कलर की छोटी सी किताब है, वो हम पढ़े थे। और उसके बाद साइंस एंड टेक वगैरह के लिए करंट अफेयर्स पे रिलाई हुए थे, और साथ ही साथ मार्केट में जो भी मटेरियल मिलता था हमको कि हाँ ये ढंग का लग रहा है, तो उसको भी हम पढ़ लेते थे कि चलो पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। और करंट अफेयर्स के लिए हम मंथली एक मैगजीन पढ़ते थे। उसके अलावा 2 न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा। सुबह उठना मेरा शुरू होता था हिंदू से, सोना होता था इंडियन एक्सप्रेस से। अच्छा, मतलब ये 2 न्यूज़पेपर कंटिन्यू रहा एक साल? कंटिन्यू, 1-1.5 साल कम से कम कंटिन्यू रहा मेरा। अच्छा, उससे पहले नहीं पढ़ते थे? उससे पहले कभी कभी पढ़ लेते थे, मतलब कॉलेज का डे है तो उतना हमको नहीं मिल पाता था टाइम, क्योंकि हम कॉलेज के टाइम में बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए हैं। तो लेते थे पेपर, पढ़ते थे, बट रेगुलरली पेपर नहीं पढ़ पाए। मतलब किस दिन पढ़ लिया, किस दिन नहीं पढ़ा? जी। अच्छा, GS खास करके जब GS में लक्ष्मीकांत का जो पार्ट है, उसमें कवर टू कवर पढ़े थे या कि उसमें कुछ पार्ट छोड़े हुए थे? जी, पहले तो 1-2 रीडिंग तो आपको कवर टू कवर करनी है, ताकि पता चले इस किताब में है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
उसके बाद उसमें लगभग 1 से लेकर 50 तक का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का चैप्टर आप 2-3 बार पढ़ के छोड़ दें, लेकिन 1 से 50 के आसपास जो भी चैप्टर है उसको कम से कम आपको 15 बार पढ़ना है, क्योंकि उसमें है ना बहुत फैक्ट्स है, बहुत कॉन्सेप्ट है, और जब तक आप 15 बार नहीं पढ़िएगा किताब को तब तक आपको सब कुछ याद नहीं होगा। तो यही है अलग पॉलिटी के लिए। अच्छा जी। आप तो आर्ट्स बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल साइंस से, जी। सीसेट की तैयारी कैसे किया आपने? जी। सीसेट के लिए हम ईमानदारी पूर्वक बताएं तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था सीसेट में, क्योंकि मेरा जो हमारा बैकग्राउंड है 12th तक वो साइंस में है, मैथ्स है, तो हमको उतना दिक्कत नहीं हुआ। सीसेट में हम बस क्या किए, सबको यही कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाइए, आप 2 घंटे बैठ के बनाइए उसको बिना किसी तैयारी के, देखिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। अगर आपको 100 से कम, 90 से कम नंबर आ रहा है मतलब आपको पढ़ना है, 100 से ऊपर नंबर आ रहा है आप बेझिझक बिना पढ़े जाइए, एग्जाम में निकल जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग है वो पेपर। 90 से नीचे आ रहा है तो आपको अब देखिए कि आपका वीक पोजीशन क्या है। हो सकता है मैथ्स हो, तो मैथ्स के लिए आप किसी किताब को खरीदें और उसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है ना वो देखें। हम भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़े थे, हम भी बस सॉल्व्ड एग्जाम्पल फार्मूला रिफ्रेश करने के लिए वो बस देख लिए थे और चले गए थे। कौन सा किताब आपने? वो हम एक किताब आती है एस चंद की, शायद RS अग्रवाल, माफ करिएगा, RS अग्रवाल, हाँ, RS अग्रवाल आती है मैथमेटिक्स की। तो वो एक बगल वाला रूम वाला था, तो उसके पास इतना मोटा किताब था, कौन खरीदेगा, तो बोले भाई दे दो 10 दिन के लिए। तो उसी का बस हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट चैप्टर सबका, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया, तो इन सब का हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लिए थे और फार्मूला देख लिए थे। अच्छा। ऑप्शनल आपका क्या था? ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। अच्छा जी। तो PSIR की जो है, PSIR में सबसे ज़्यादा बच्चे भी आते हैं जी, जैसा अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है। तो ये बताइए कि जो PSIR का जो पेपर 1 है उसकी तैयारी कैसे आपने की? जी, PSIR हम खुद से ही पढ़े थे, कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिए थे, और इसके लिए हम पूरा स्टैंडर्ड बुक रेफर किए थे। अब हम नाम लेंगे तो जैसे पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब के लिए किताब आता है OP गाबा का, सुब्रता मुखर्जी का भी आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, विद्युत चक्रवर्ती का आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, VR मेहता का भी आता है। तो हम क्या किए कि कवर टू कवर किसी किताब को नहीं पढ़ना है UPSC के लिए। आप देखिए सिलेबस में क्या क्या लिखा है। सिलेबस में अगर प्लेटो लिखा है तो प्लेटो में देखिए उन दोनों किताब में क्या क्या चैप्टर है, उन दोनों की एक किताब इधर रखिए, एक किताब इधर रखिए, उन दोनों किताब को मिला के अपना आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। अच्छा। हाँ, तो सिलेबस के हर टॉपिक के ऊपर आपके पास अपने लैंग्वेज में एकदम शॉर्ट में, इनोवेटिव वे में नोट्स होना जरूरी है, क्रिस्पी मैनर में, पूरा उसमें फिर से किताब नहीं छाप देना है, वही लिखें जो जरूरी है। नया फॉर्मेट में लिखे कि आपको पढ़ने का जरूरत ना पड़े, आप देख के याद कर लें उसको, है ना, डायग्राम यूज़ करें, फ्लो चार्ट यूज़ करें। तो ये हम हर टॉपिक के ऊपर इसी तरीके से स्टैंडर्ड किताब को रेफर करके नोट्स बनाए थे। और रही बात इंटरनेशनल रिलेशन की, तो वो काफ़ी डायनेमिक टॉपिक है, उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी योगदान है, परंतु आपको स्टैटिक भी करना पड़ेगा। स्टैटिक के लिए हम कई सारी किताबों का रेफरेंस लिए, जैसे एक आता है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रताप भानु मेहता जी का, उसके बाद एक डेविड स्कॉट का आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हर्षवी पंत का भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। तो इन सब किताबों को लेके हम वही कंपाइल करके अपने फॉर्मेट में, अपने हैंड राइटिंग में नोट बना लिए, और उसको फिर करंट अफेयर्स में जो भी आ रहा है न्यूज़ में उससे अपडेट करते गए। अच्छा। और फिर रिवीजन किए इन्हीं नोट्स का बार बार। अच्छा। और इसके ऊपर से शुभ्रा रंजन मैम है ऑप्शनल की, तो उनका हम क्रैश कोर्स किए थे, और उन्होंने जो भी नोट्स प्रोवाइड किए उसको भी हम इसमें ऐड किए। टॉपर्स के नोट्स हैं तुषार गुप्ता जी, तो उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो उसको भी अपने नोट्स में ऐड किए। तो काफ़ी अच्छे नोट्स मेरे बन गए थे, तो उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करके एग्जाम दिए थे। अच्छा जी। जो पेपर 2 है जी, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पार्ट है, उसके लिए कौन कौन से बुक को रेफर आपने किया और उसके लिए क्या रणनीति अपनाए? पेपर 2 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो इसमें एज सच आप इग्नू का मटेरियल रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है इग्नू का, तो आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से, फ्री में अवेलेबल है, प्रिंट करके पढ़िए हर टॉपिक के ऊपर। उसके बाद एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक काफ़ी अच्छी किताब है, नाम राइटर का नहीं याद आ रहा है, तो उसको आप खरीद लें, उससे आपका थ्योरीज ऑफ इन IR वो क्लियर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन वगैरह अच्छे अच्छे टॉपिक्स उसमें मेंशन है। अब आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे एज सच आपको कोई किताब नहीं रेफर करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अच्छा। उसको सॉल्व करिए, और करंट अफेयर से बहुत हम क्या किए थे कि 2-3 फॉरेन मैगजीन भी रेफर किए थे। एक फॉरेन पॉलिसी आती है मैगजीन, वो US की है शायद, तो उसको हम पढ़े थे।
उसके बाद एक द डिप्लोमेट है वो पढ़े थे, प्रोजेक्ट सिंडिकेट है वो पढ़े थे, एक ORF थिंक टैंक है इंडिया में तो उसके आर्टिकल्स हम पढ़े थे, और न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं। तो आप करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करते रहें। ये पार्ट ए के लिए। पार्ट 2 के लिए वही एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑक्सफोर्ड हैंडबुक, वो मेरा बेसिक बुक था। उसके ऊपर से शुभरंजन मैम के नोट्स ऐड किए, तुषार गुप्ता सर के नोट्स ऐड किए, और बाकी करंट अफेयर्स ऐड किए उसमें। ये जो बताया आपने कि द डिप्लोमेट, ORF, जितनी ये सारी मैगजीन्स के जो नाम लिए, एक कन्फ्लिक्ट्स भी आती है जी। और तो ये जितने सारे आपने मैगजीन्स के जो नाम लिए, इसके आइडियाज़ कहाँ से आए आपको? जी, हम हमेशा जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंटरेस्टेड रहे। अब जैसे कोई न्यूज़ में चल रहा है कि नगोर्नो काराबाख में लड़ाई हो गया, अब भाई क्या हुआ, अब तो जानना है हमको, तो हम गूगल पे सर्च कर लेते थे कि नगोर्नो काराबाख वॉर ओपिनियन, तो बहुत सारा पेज खुल जाता था। तो उसी को पढ़ते पढ़ते रियलाइज हो कि कौन सा वेबसाइट अच्छा है, कहाँ पे आर्टिकल अच्छे आते हैं, तो उसी में से हम सेलेक्ट कर लिए कि ये आर्टिकल हमको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हम डेली पढ़ते थे। अब मेरा क्या स्ट्रेटजी था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच हम फॉरेन पॉलिसी खोले ऑनलाइन, और सिलेबस के कीवर्ड्स को सर्च किए सर्च बार में। अब मान लीजिए उस पे है एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट टॉपिक जो है, सर्च करें, उसमें जितने आर्टिकल खुल रहे हैं उसको पढ़ें, उसके नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन सर्च करिए, 4-5 आर्टिकल पढ़िए, उसका नोट्स बना लीजिए। तो इस तरीके से हम इसको किए थे। अच्छा जी। एक ये थोड़ा तैयारी से थोड़ा हटके जी जी। ये बताइए कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो सिग्नेटरी है जी जी। इंडिया, वो क्यों नहीं साइन कर रहा है? जी, ऑफिशियल पॉलिसी तो ये है कि ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है। हाँ। क्योंकि जिस वक्त ये साइन मतलब बनाया गया, उस वक्त एक परमानेंट 5 मेंबर को अधिकार दे दिया कि हाँ भाई तुम्हारे पास रहेगा न्यूक्लियर वेपन, बाकी के पास नहीं रहेगा। हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेट है, आप वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हैं हैव और हैव नॉट्स में। हाँ। ये पहला रीजन है। दूसरा ये कि हमारे सारे पड़ोसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर हम डिसआर्म कर लें अपने आप को, बाद में वो धमकी दे कि भाई तबाह कर देंगे तुमको, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तीसरा यह भी है कि इंडिया से कुछ कंसल्ट नहीं किया गया। अब भाई आप बिना हमसे पूछे रूल बनाएगा, हम क्यों माने आपके रूल को? हाँ, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे सॉवरेनिटी, आप हमारे सॉवरेनिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद डिसीजन लेंगे। और एक और चीज़ है कि ये एक एक्सक्लूसिव ग्रुप क्रिएट कर दे रहा है वर्ल्ड में, है ना, कि चाइना के पास, चाइना आप टेस्ट कर लिया 64 के आसपास, अब इंडिया किया नहीं था उस टाइम, तो क्या भाई चाइना रहेगा, हम नहीं रहेंगे? तो ये सब कारण है जिसकी वजह से एनपीटी हम ऑफिशियली रूप से साइन नहीं कर पा रहे। जी जी जी। अब आते हैं जीएस पे। जीएस में 4 पेपर होते हैं जी। तो जीएस के जो पेपर 1 है, ठीक है, जिसमें आप तमाम सारी चीज़ें हैं, तो हम शॉर्ट में ही आपसे पूछेंगे, आप पूरा एलेबोरेट करिएगा। तो जीएस का जो पेपर 1 है, उसमें कौन कौन से बुक को आपने रेफर किया, और उसमें करंट के लिए क्या चीज़ों को आपने रेफर किया, और उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी पूरे जीएस पेपर 1 को तैयार करने की? जी। अब जीएस पेपर 1 में हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। अब आ गया सबसे पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम रेफर किए, उसके नोट्स नहीं बनाए, स्पेक्ट्रम को ही हम 15-20 बार पढ़ गए, और उस पर्सपेक्टिव से पढ़े जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद हम आते हैं आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, तो वो हम नहीं पढ़े थे। हमको रफ आइडिया था क्या हुआ है क्या नहीं, तो उतना हमको, मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो हम नहीं पढ़े। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम थोड़ा से ऊपर पढ़ लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। रिस्क ले लिए कि भाई टाइम नहीं रहता है ना मेरे पास, तो स्मार्ट गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सोसाइटी पे। तो सोसाइटी के लिए एक विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो आप उससे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैगजीन्स आते रहते करंट अफेयर्स से, तो उसको आप ऐड करते रहे उसमें। ज्योग्राफी के लिए हम एनसीईआरटी पढ़े, जीसी लियोंग पढ़े, उसके अच्छे से नोट्स बना लिए थे। तो ज्योग्राफी के लिए ये था। और इसमें उतना करंट का पार्ट नहीं है, इसमें स्टैटिक ही है मोस्ट ऑफ द GS1। सोसाइटी में थोड़ी बहुत करंट आ जाती है, बाकी एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल के लिए वही एनसीईआरटी वगैरह फॉलो किए थे GS1 में। और GS2 की बात करें तो सबसे पहले पॉलिटी आता है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जी को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो भगवान है हमारे, बाइबल है, बाइबल बिल्कुल बिल्कुल, बाइबल कहिए, गीता कहिए, कुरान, जो भी कहिए। और उसके बाद बट वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम अनुदीप दुरी शेट्टी सर थे, टॉपर 17 बैच के, तो उनके GS2 के नोट्स हैं मार्केट में। अच्छा। तो वो हम खरीद लिए थे, उसको पढ़े थे। उसके अलावा एक ऋषिकेश रेड्डी सर थे, लास्ट ईयर उनका रैंक 95 आया था, तो उनके नोट्स भी अवेलेबल है, तो वो पढ़े थे।
जब हम ये कह रहे हैं कि पढ़े थे तो मतलब इसका मतलब किसी किसी टॉपिक में नोट्स भी बनाए थे। पूरे लक्ष्मीकांत को अलग बुक नहीं बना लेना है, सिलेक्टिव टॉपिक्स पे। अब आते हैं गवर्नेंस पे। तो गवर्नेंस में नीति आयोग जो है उनका 2 रिपोर्ट है, इंडिया @75, न्यू इंडिया @75 और 3 ईयर एक्शन एजेंडा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो इन दोनों को पढ़े और इसके नोट्स बनाए, और साथ ही साथ कोई मार्केट से मटेरियल उठा ले गवर्नेंस का। अच्छा। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो उसमें डायनेमिक रहा था, उसके लिए मेरा ऑप्शनल था, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा पढ़े नहीं, ऑप्शनल का ही नॉलेज लेके गए थे। वही वहाँ लिख जी दिए, बिल्कुल। ठीक है। तो ये GS2 का था। GS3 में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। हम विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर किए थे, मार्केट से खरीद के ले आए थे। और उसके अलावा नीति आयोग का जो 2 रिपोर्ट है उसमें भी GS3 का बहुत सारा टॉपिक मेंशन्ड है जी, तो उसको पढ़े थे। उसके अलावा टॉपर्स के नोट्स तो हम बिल्कुल फॉलो करते हैं, जो भी मिल जाए नेट पे उससे जो भी उठा ले वो ज़रूर उठाना है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मार्केट से आप मटेरियल ले आइए, उसको पढ़ लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी में भी वही करना है, मार्केट से कोई भी मटेरियल ले आइए, किताब नहीं पढ़ना है इसके लिए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का विजन वाजीरा कोई भी एक चीज़ उठाइए, उसको पढ़िए, बार पढ़िए नहीं, मेंस के लिए नोट्स बनाइए। प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, बस पढ़िए, बार बार पढ़िए। मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, GS3 के तो बनाने ही बनाने हैं, कंपलसरी है GS3 GS2 के टॉपिक्स के लिए। और साइंस एंड टेक के लिए हम उतना कुछ नहीं पढ़े थे, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के भी लिए भी यही पढ़े थे, देखे थे मार्केट में अगर कोई किताब है वो पढ़ लेना है। और यह ध्यान रखना है कि आपको सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। अब हम इतने सारे सोर्सेज बता दिए, इसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। सिलेबस में देखे कौन सा टॉपिक मेंशन्ड है उसको पढ़े। अब एक उदाहरण दें तो एक MSP एक टॉपिक है GS3 में। हाँ, MSP है जी। तो देखिए कि वो जो हम मटेरियल बताएं उसमें MSP कहाँ कहाँ है। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में MSP बहुत चर्चा है उसकी। आपके बाद विजन के मटेरियल में भी MSP बहुत अच्छा दिया है, करंट अफेयर्स में आता है। तो आप उससे बस उसके नोट्स बना लें, MSP टॉपिक डालें A4 पन्ने पे, जितने उससे अच्छे अच्छे नोट्स आ रहे हैं बना लें नोट्स। इसी तरह हर टॉपिक का करना है आपको, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। GS4 एथिक्स के लिए भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ सकते हैं, लेक्सिकन भी किताब आती है वो भी पढ़ सकते हैं, उसके भी नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स ऐड करिए, टेस्ट दीजिए। तो ये मेरा GS1 to 4 का स्ट्रेटजी था। अच्छा जी। इथिक्स के लिए जो मामला 4th चैप्टर जो पेपर 4 है जी, वो इथिक्स और इंटीग्रिटी जो है जी, तो उसके लिए जो है एक जो बुक आती है लेक्सिकन जी। तो सिर्फ उसी को फॉलो अप किए थे या किसी कोचिंग के मटेरियल को फॉलो अप किए थे? जी, उसको लेक्सिकन को हम फॉलो किए थे, उसके अलावा विजन की मटेरियल आती है एथिक्स की, उसको फॉलो किए थे। और साथ में हम लुकमान IAS में एथिक्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। अच्छा जी। तो उसमें हम 6-7 टेस्ट लिखे थे एथिक्स का। तो वहाँ के टेस्ट के जो सॉल्यूशन थे और मेरा जो आंसर था, उनका जो रिव्यू था, उसको भी हम अपने नोट्स में ऐड किए थे। तो काफ़ी लंबा अच्छा खासा सोर्स था मेरा, और फिर ये कम्प्रीहेंसिव था मेरा एथिक्स का। अच्छा जी। अब आते हैं कुछ और जो सवाल हैं उन पे कि करंट का जो सोर्स था आपका वो लगभग आपने बता ही दिया है। दिनचर्या आपकी क्या रहती थी? जी, हम तो समझिए कि रात में जगने वाले उल्लू टाइप के थे। अच्छा। क्योंकि दिन में थोड़ा होता है ना शोर शराबा, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो काफ़ी समय मेरा प्रिपरेशन रात में ही हुआ है। मतलब ऐसा था कि शाम के या दोपहर के 3-4 बजे उठते थे और सुबह 8 बजे सोते थे, जबकि सुबह 8 बजे लोग जगते हैं। और फिर शाम के 3-4 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, उसमें हम कम से कम 10 घंटा सेल्फ स्टडी को देते थे। अच्छा, मतलब अमेरिकन टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे। कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया में रह के न्यूयॉर्क का मजा ले रहे थे। जी। तो वहाँ भी ऐसी वहाँ भी हमारा बिल्कुल अपोजिट है वहाँ पे। तो ये था, बट हाँ ये थोड़ा नुकसानदेह भी होता है। अब कभी कभी कॉलेज जाना होता था, अब कभी कभी क्या जाना ही होता था 5th-6th सेमेस्टर में, तो नींद नहीं टूटता था। तो ये नुकसानदेह भी है, पर वो अपने हिसाब से देखे, आप दिन में पढ़े कोई दिक्कत नहीं, रात में पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 घंटा देना है आपको सेल्फ स्टडी को। कितना टोटल कितना घंटा आप देते थे ऑन एन एवरेज जो है? हम तो 8 से 10 घंटा डेली देते थे पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी में। और अगर आप 8 घंटा भी डेली दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम है, मतलब रूम में बंद होकर एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, बहुत है इसके लिए। 1.5 साल मेहनत करिए, जरूर होगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, प्लान बना के पढ़िए। हम क्या करते थे कि 6 महीना, वीकली, डेली ऐसे प्लान बना लिए थे, और फिर उस टॉपिक्स को प्लान में डिवाइड कर लिए थे, किस दिन कौन सा टॉपिक करना है, और उसको किसी कीमत पे आपको करना है। मतलब एक पूरी रणनीति के बिल्कुल पूरा रणनीति भी कहते थे कि रणनीति अंत समय तक जी बिल्कुल रणनीति हर क्षेत्र में जरूरी है, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। हाँ, युद्ध तभी जीता जा सकता है। बिल्कुल।
और आपसे एक और सवाल है मेरा कि इस प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस जो है एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आपने कैसे टैकल किया? जी ऐसा है कि परिवार से दूर रहने पे तो स्ट्रेस एक एस्पिरेंट को, जब जो भी परिवार से दूर रहते हैं भी होता है, बिल्कुल होता है। और हम दिल्ली में 4 साल से अकेले ही रहते हैं रूम में। अच्छा जी, तो एक आदत सा हो गया था कि यार कुछ नहीं कर सकते, कि पढ़ना है। जब भी स्ट्रेस हुआ आप घर पे फ़ोन मिला लीजिए, बात कर लीजिए घर पे, या दोस्तों से मुलाकात कर लीजिए शाम में। ऐसा नहीं है कि दिन भर दोस्तों के साथ बिताना है। दोस्त इक्के दुक्के रखें जो काम में आए, जो काफ़ी सपोर्टिव हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो दे, उनसे दोस्ती रखिए। बाकी किसी से एज सच आपको दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। सोशल सर्किल स्मॉल रखिए अपना, और साथ ही साथ ये इंश्योर कीजिए कि जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है गाइडेंस ले, तो और मेहनत करते रहिए, उसी से स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। एक सवाल और, आप जो पढ़ाई करते थे वो घर में करते थे या लाइब्रेरी में करते थे? नहीं, मेरा पूरा पढ़ाई घर में हुआ है, रूम में एकदम। लाइब्रेरी आप नहीं? जी नहीं, लाइब्रेरी नहीं जाते थे। अच्छा जी। नोट्स कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक को बार बार पढ़ना है। हाँ, आप एंशिएंट इंडिया के, मिडिवल के नोट्स बना सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बना सकते हैं। मेंस के लिए मैं ये कहूँगा कि नोट्स ही भगवान है, बिना नोट्स के मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के हर टॉपिक के ऊपर आपके पास कम्प्रीहेंसिव नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें, मेंस और ऑप्शनल दोनों, उसको बार बार रिवाइज करें और दिन मॉक टेस्ट दें। एक बात और, सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स के तरफ से जो हमारे पास जो आई हुई जी जी, कि वो बार बार ये पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज को कब से लगाना चाहिए? जी जी। तो पहले हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझिए कि आप अगर 10 बार 11 बार किताब पढ़ चुके हैं, तो 7 बार 8 बार अगर आप किताब पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देना चाहिए। हम प्रीलिम्स के लिए 100 से 120 मॉक दिए थे, मॉक टेस्ट सीरीज। अच्छा जी, और ये सारा हम प्रीलिम्स के 3 महीने पहले शुरू किए थे। मेरा मई में प्रीलिम्स होने वाला था, फरवरी से हम मॉक टेस्ट देना शुरू किए, और फरवरी में ही हम शेड्यूल बना लिए थे कि कौन से दिन कौन सा टेस्ट सीरीज हमको देना है। जिस दिन, अब क्या होता था कि उस दिन हम एक दिन में पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ जाते थे, और फिर उसी दिन हम लक्ष्मीकांत का एक टेस्ट भी देते थे। अच्छा। तो शुरू के दिन में, फरवरी में हम एक दिन में एक टेस्ट देते थे। मार्च अप्रैल आने तक हम एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट दे रहे थे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ाएं। फरवरी तक आप 7-8 बार सिलेबस पढ़ गए थे? जी, 7-8 बार पढ़ गए थे पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस। और उसके बाद जाके, क्योंकि बिना पढ़े मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, आपको नंबर नहीं आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप पहले पढ़ लें, अच्छे से नॉलेज गेन कर लें, फिर टेस्ट सीरीज दें, तो जरूर फायदा करेगा वो। अच्छा। मेंस की बात करें, आप हर टॉपिक के ऊपर नोट्स बना लें, रिवाइज कर लें उसको 4-5 बार, तब टेस्ट दें, तब फायदा करेगा। जी। अब एक और सबसे ज़्यादा लोगों ने जो सवाल पूछा है जी, कि जो आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो दोस्तों का जो सर्कल होता है, जैसा कि आपने बताया भी वैसे, तो उसमें गर्लफ्रेंड्स भी आती हैं, ठीक है जी। तो वो उसको कैसे टैकल किया आपने? जी, ऐसा है कि आपको हर चीज़ से ऊपर प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को बनाना है। अच्छा। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आपको पढ़ाई के ऊपर भी प्रायोरिटी, परिवार के ऊपर भी पढ़ाई को रखना है। अच्छा। पर्टिकुलरली इस तैयारी के क्षण में। तो ऐसा क्या है कि अब मेरे लिए पढ़ाई सुप्रीम था, कि पढ़ाई के बीच में कोई भी आएगा, हमको पढ़ाई पे फोकस रखना है। मेरा फ्रेंड सर्किल, एक दोस्त है हर्ष, एक है नतांश, यही 2 मेरे दोस्त हैं। उसके अलावा हम किसी से ज़्यादा बातचीत, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। और हम, बात ये है कि पढ़ाई पे फोकस अगर करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रहे, वो भी पॉलिटिकल साइंस, जो कि नंबर 1 कोर्स माना जाता है, ड्यू जाना ही जाता है, तो वहाँ ये कल्चर है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो इसलिए पूछना लाजमी था। हाँ, वो तो है, पर वही है कि अब पढ़ाई सब चीज़ों से दूर रहे। जी, सो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। पढ़ाई के टाइम सोशल मीडिया भी इस्तेमाल हम नहीं किए थे। अच्छा। फ़ोन भी बहुत कम इस्तेमाल किए थे, बस कॉल वॉल करने लायक। तो जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। सोशल मीडिया साइट्स बंद था मेरा पढ़ाई के दौरान, बंद था। अब तो लाजमी के चल। ठीक है। ये बताइए, जो सिलेबस है, लोग, आपने भी बात किया कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। जी। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सिलेबस में है क्या आखिर। तो सिलेबस, क्योंकि एक तरीके से देखें, यूपीएससी का सिलेबस तो एक पतली सी बुक है। अगर 10वीं 8वीं के जो बच्चे हों, तो उनके लिए वो पूरी किताब ही है।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पढ़ाते थे हम लोग के स्कूल में, जी जी। तो उतनी ही पतली किताब हाँ होती थी, बिल्कुल, वो जितना है। यूपीएससी का सिलेबस। सिलेबस काफ़ी बड़ा तो है। सिलेबस कैसे समझे आप, हम्म। कैसे समझे आप सिलेबस को बेसिकली? ऐसा है कि आप पहले सिलेबस को पढ़ें, अच्छा। एक एक शब्द को समझें। अब जैसे एक शब्द मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हाँ। एलपीजी रिफॉर्म्स, उसको आप नेट पे सर्च करिए, विकिपीडिया ऊपर से सरसरी निगाहों से पढ़िए कि है क्या ये एलपीजी रिफॉर्म। उस तरीके से सिलेबस को आप पहले समझें। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम डिफरेंट टॉपर्स के यूट्यूब पे वीडियो देखें। अच्छा। जितने टॉपर्स हैं सबका वीडियो देख लिए, सबके ब्लॉग पढ़ लिए, सबका हम रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए, क्या क्या किस टॉपर ने क्या क्या बोला है पढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से फिर हम अपना स्ट्रैटेजी बनाए सबको पढ़ने लिखने के बाद। तब उसी सिलेबस के हिसाब से हमको पता चल गया टॉपर का इंटरव्यू देख देख के क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उसी तरीके से फिर हम सिलेबस को कवर किए। ये कब देखे, सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में? ये हम फर्स्ट सेकेंड ईयर इसी दोनों कभी कभी देख लेते थे। मेंटली मतलब अपने आप को प्रिपेयर? हाँ, मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे थर्ड ईयर के लिए। अच्छा। और साथ ही साथ फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डिबेट, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, इन सब चीज़ों में भी रहे। पर्सनालिटी डेवलप कर, पर्सनालिटी जो मेरे डैफ में, जो मेरे इंटरव्यू में काफ़ी काम आया। हाँ। तो और साथ ही साथ इधर भी हम देख रहे थे कि थर्ड ईयर से भाई तैयारी करनी है। हाँ। तो अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अच्छा। तो ये तो नहीं, सिलेबस को अगर किसी को समझना है जी। तो ऐसे पढ़ेगा तो मान लीजिए, ये तो सब लोग कहते हैं कि सिलेबस को बार बार पढ़े। जी जी। लेकिन उसको जैसे कि सिलेबस के मान लीजिए कि यूपीएससी के सिलेबस है पेपर 3 में जो है, एक है वर्ड जैसे कि राइस प्रोसेसिंग प्लांट का जिक्र है। तो कैसे कोई समझेगा जो मान लीजिए हम लोग तो आते हैं, चलिए ग्रामीण परिवेश से, तो हम लोगों ने देखा है कि धन कुटनी मशीन को ही राइस प्रोसेसिंग प्लांट बोलेंगे हम लोग, तो हम समझते हैं। लेकिन जिसने यहाँ देखा ही नहीं, यहाँ तो मतलब दिल्ली जैसे परिवेश में बहुत सारे बच्चे यही बात करते हैं कि धान चावल डायरेक्ट उगता है। हाँ, मतलब उगता है, हम लोग को पता है कि नहीं, उसका पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे समझेंगे, ये हम मतलब जानना चाहेंगे। तो ऐसा है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग, उसमें राइस प्रोसेसिंग आ जाता है, तो इसमें आप क्या करिए, गूगल पे सर्च करिए, हाँ, फोटो देखिए, हाँ, वीडियो देखिए, हाँ, आर्टिकल पढ़िए, हाँ, उससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ है। हाँ, जी। तो सिलेबस को इस तरीके से समझने की बिल्कुल बिल्कुल। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए क्या है इसमें। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होते हैं कि सिलेबस का भी माइक्रो टॉपिक रिलीज करते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं कि सिलेबस को भी डिवाइड कर दिए होते हैं वो लोग, उसे समझने में भी आसानी होती है। जी जी, अलग अलग पार्ट। जी जी जी। ओके। आखिरी एक सवाल रहेगा आपसे कि अब इसके बाद बाइंड अप करेंगे। जी जी। आखिरी सवाल ये रहेगा सत्यम भाई कि एक साल जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कोई ऐसी घटना बताइए जो कि बहुत मेमोरेबल रही हो, बहुत डिस्टर्बिंग रही हो। जी, ऐसा है कि कोई ख़ास ऐसी घटना तो नहीं है, परंतु हाँ, जब भी मेरा फिक्स रहता था कि रात में 9:30 बजे घर पे बात करना है डेली। अच्छा। वही एक कॉल आता था हमको बस पूरे दिन में। अच्छा। और बाकी दोस्तों से हम दूर थे पढ़ाई के दौरान, बस 1-2 दोस्त रहे हैं। तो जब भी परिवार से बात होती थी रात में 9:30 बजे, तो फिर मोटिवेशन मिल जाता था कि हाँ भाई, इनकी उम्मीदें मेरे ऊपर। बात करते थे? बात कम से कम 20 मिनट तो करते ही थे। अच्छा। फोन पे मम्मी से ज़्यादा करते थे। हाँ। पापा से थोड़ा कम करते थे। बातें यही मम्मी दिन भर का पूछती थी। हाँ, क्या किए, हाँ। किससे मिले, कौन आया, कहाँ किसी से मिलेंगे, क्या क्या पढ़े, हाँ। और कुछ नया खबर सुनाओ। हाँ। अगर कुछ नहीं होता था तो मम्मी सुनाती थी। हाँ। कि आज घर पे ये आए, ये हुआ। तो यही बातें नॉर्मल। मतलब वहाँ की दिनचर्या और यहाँ की दिनचर्या एक्सचेंज होती थी फ़ोन पे। 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, फिर भी फ़ोन के माध्यम से एक्सचेंज होती थी। जैसे बिहार का त्योहार है छठ पूजा, बिल्कुल, हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इस पे बहन को या मतलब मिस घर परिवार से। अब जैसे कई बार 1-2 बार तो हम छठ में भी नहीं जा पाए, जबकि बिहारी लोग के लिए तो छठ बहुत इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, पढ़ाई को भी देखना है। तो वीडियो कॉल भी हो जाता था कि देख लो छठ। हम पूछते थे क्या बना, खीर पूरी बना, तो बिल्कुल बना। तो मम्मी कहते तुम भी खा लेना वहाँ पे कुछ खरीद के। तो यही सब बातें होती थी परिवार वाली। तो अच्छा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मैसेज उन बिहारी छात्रों के लिए आप दीजिए कि जो तैयारी करना चाहते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में हैं और जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कन्वेंट में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को तो थोड़ा सा ये मानेंगे क्योंकि वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो जो कि पूरे विश्व में है, आपको पता ही होगा। और एक हम लोगों को गाना भी गवाया जाता था कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। जी जी।
तो उसके 2 स्वर्णिम गौरव आप भारत को ही गए हैं। जी तो एक मैसेज आप दे दीजिए। जी, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी जो भी बिहारी भाई बहन हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको तो बस हम ये कहेंगे कि आपके पास पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी जीने का, कि आपको ये काम करना है। अगर वो क्लियर है तो आप फिर उसके प्रति अग्रसर हों। आपको मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, आप गाइडेंस लें दूसरों से, आप टॉपर्स के वीडियोस देखें यूट्यूब पे, उनको समझें उन्होंने कैसे किया। इन सब चीज़ों को मिला के और डेली पढ़ाई ज़रूर दें। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जो भी चीज़ें आपके पढ़ाई में बाधा बन रही है उनसे आप दूर रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें, मन ला के पढ़ें, तो मेरे हिसाब से ज़रूर सफलता हासिल होगी। कोई शायरी तो बोलिए कम से कम। शायरी तो सर हमको कुछ आता नहीं, शायरी शेर शायरी बिल्कुल नहीं आती। पोएम रामधारी सिंह दिनकर, पिछली बार प्रदीप जी ने बोला था रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी आती है। अच्छा जी, मुझे याद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, क्योंकि अभी 2.5 साल से तो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने से फुर्सत मिले, बिल्कुल फुर्सत मिले तभी कुछ। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका। और सत्यम जी, और एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही राज्य से हम लोग हैं, तो जीवन के पल में आप आगे बढ़िए। जी, ठीक है, और देश को संभालिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सत्यम गांधी, जो बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। किन परिस्थितियों में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और तमाम सारी बातों को इन्होंने बड़े सलीके से और बहुत ही गंवई अंदाज में इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ये आप ज़रूर देखें और इन्हीं तरीके की तमाम सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए आप मुह मीडिया। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.